अच्छा जी, तो ये जो कोड है ये बेसिकली बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपके साथ जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस की थी। यहाँ पे इन जनरल जो इस एग्जांपल में है वो ये है कि एक क्लास है A3 जिसमें 3 डाटा मेंबर्स हैं और तीनों की एक्सेस डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको इस क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स की एक्सेस है वो भी मेन में मैंने ट्राई करके आपको दिखाई हुई है। सबसे पहले एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, फिर प्रोटेक्टेड है और एक पब्लिक डाटा मेंबर है। अच्छा जी, अब कोई मुझे बता सकते हैं कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर क्या होता है? फातिमा आबिद, आप मुझे बताएंगे कि ये प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर क्या होता है? मैसेज इसमें चैट में टाइप कीजिएगा। प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर क्या होता है, इसकी एक्सेस क्या होती है? आप इसको प्राइवेट में ना पोस्ट करें। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि एक डिस्कशन हमारी जो है ना वो बिल्डअप हो, तो आप प्लीज़ इसको बेशक पब्लिक पे सबके साथ मैसेज कर दें। ठीक है। आप ये कह रही हैं कि ये ऐसे ही होता है जैसे प्राइवेट होता है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अब मुझे फॉर एग्जांपल फिज़ा इलियास आप बताएंगी कि इन दोनों की डिफरेंस क्या होता है? फिर अगर ये प्राइवेट की तरह ही है तो फिर डिफरेंस क्या है इनका? फिज़ा आप बताएंगी प्लीज़ टाइप करके। डिफरेंस क्या है इन दोनों का फिर? सिमिलर ज़रूर है, ठीक है, फातिमा का आंसर तकरीबन पे ठीक था, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जी, फातिमा आपने बिल्कुल ठीक आंसर दे रही हैं। जो हमारे पास गुफरान आपका आंसर ठीक नहीं है, ठीक है। एक्चुअली प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स वो होते हैं जो इनहेरिटेंस में भी डिराइव क्लासेस में आ जाते हैं और एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं वो इनहेरिटेंस करते हुए डिराइव क्लास में नहीं आते, ठीक है। ये मैंने ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, अब मैंने डाटा मेंबर्स अलग-अलग बना दी। अब हम इनको देखते हैं कि ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। फिज़ा आपको भी जब ये बात थी कि ये दोनों एक जैसे है ना, तो आपका आंसर में जो चीज़ करेक्ट करनी है वो ये है कि प्रोटेक्टेड भी मेन में एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा मेंबर्स मेन में या किसी भी और क्लास में एक्सेसिबल नहीं होते हैं। लेकिन अच्छा, ये इनकी सिमिलैरिटी है। डिफरेंस इन दोनों का ये है कि जब इनहेरिटेंस करते हैं तो ये दोनों डाटा मेंबर्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स सी कि ये कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अभी ये जो मैंने क्लास A3 बनाई है इसके अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर है और एक प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस क्लास A3 का एक ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं कि ये क्या कुछ एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्लास A3 का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके कंस्ट्रक्टर में मैंने उसके तीनों डाटा मेंबर्स की इनिशियलाइजेशन के लिए वैल्यू सेट की हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड लाइन 111 112 पे लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें कि ये जो डॉट ए टेस्ट ऑब्जेक्ट है इसके साथ मैंने डॉट पब्लिक डाटा मेंबर है उसको तो एक्सेस कर लिया मेन के अंदर। लेकिन जब इसके प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस किया तो यहाँ पे एरर आता था, इसलिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो मेन में एक्सेसिबल प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स नहीं होते। प्राइवेट का तो हमें पता है कि नहीं होते, तो उसको ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स इस क्लास के अलावा कहीं पे एक्सेसिबल नहीं होते। पहले तो ये इंडिपेंडेंट क्लास को हमने देख लिया, ए क्लास को। वापस चलते हैं। अच्छा, इसके बाद बाकी इस क्लास में देखें तो एक मैंने प्राइवेट डाटा मेंबर भी यहाँ पे बनाया हुआ है। इस प्राइवेट डाटा मेंबर के साथ मैंने यहाँ पे दो एक्सेस गेट सेट फंक्शन भी बना दी। तो ये प्राइवेट को गेट करता है, प्राइवेट को सेट करता है। अब हम क्लास बी में आते हैं। क्लास बी में जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं, अब ये तीनों इनहेरिटेंस के जो टाइप्स हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास
हमने B3 क्लास के साथ जब ये एक A3 को इनहेरिट किया, तो B3 के पब्लिक इनहेरिटेंस में एक्चुअली कोई चेंज नहीं आती। जो डाटा मेंबर्स की एक्सेस है उसमें कोई चेंज नहीं आती। या इनफैक्ट मैं थोड़ा-सा इसको अगर कंप्लीट करूँ, अब आप लोगों ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो मुझे दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा वही बात। यहाँ पे क्लास A3 के अंदर ये जो हमने एक्सेस स्पेसिफाई की है 3 डाटा मेंबर्स की, ये पहला लेवल था डाटा मेंबर्स की एक्सेस बताने का, कि हम बेस क्लास में भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जो डाटा मेंबर्स हैं, इनकी एक्सेस किसी की पब्लिक है, किसी की प्रोटेक्टेड है, तो किसी की प्राइवेट एक्सेस है। दूसरा लेवल ये होता है कि जब ये बेस क्लास से हम कुछ इनहेरिट करते हैं डिराइव क्लास के अंदर, तो हम ये इनहेरिटेंस की टाइप बता के मेंशन कर सकते हैं कि जो कुछ बेस क्लास से डिराइव क्लास में आएगा, उसकी एक्सेस डिराइव क्लास में क्या होगी। ठीक है, पहला लेवल था बेस क्लास में एक्सेस डिफाइन करें, दूसरा लेवल कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और हम सेम भी रख सकते हैं। लेकिन डिराइव क्लास में एक्सेस क्या होनी चाहिए, ये हम इस इनहेरिटेंस की टाइप से बताते हैं। तो जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एक्सेस A3 यानी कि पेरेंट क्लास में थी, वही एक्सेस हमें डिराइव क्लास में भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक एक्सेप्शन है। बाकी जो जो सिंपल रूल है वो ये है कि जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास में, वो आपकी चाइल्ड क्लास में भी सेम पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस के साथ आ जाएंगे, उनकी एक्सेस चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पब्लिक इनहेरिटेंस ये कहती है कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की एक्सेस चेंज नहीं करनी, जो उनकी एक्सेस बेस क्लास में, वही उनकी एक्सेस डिराइव क्लास में होनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन जो एक्सेप्शन जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो थी कि जब हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स डिफाइन कर देते हैं बेस क्लास के अंदर, तो इस A3 के अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर भी है। अब प्राइवेट डाटा मेंबर इनहेरिटेंस हम जिस मर्जी टाइप की कर लें, उनका एक ही रूल है, वो मतलब फिक्स रूल है, वो हमेशा ही डिराइव क्लास के अंदर आके हिडन हो जाएंगे या इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। अब इनएक्सेसिबिलिटी कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो डाटा मेंबर्स प्राइवेट या प्रोटेक्टेड क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वो मेन में इनएक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो वही इनएक्सेसिबिलिटी है कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन द डिराइव क्लास। तो फिर इसी वजह से अब हम अगर उनको यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने बेस क्लास की फंक्शनैलिटी तो सारी अपने पास इनहेरिट कर ली है, तो उसके लिए यहाँ पे जो पब्लिक गेटर सेटर फंक्शन थे बेस क्लास में, वो पब्लिक गेटर सेटर मेंबर्स इस B3 क्लास डिराइव के अंदर भी पब्लिक के तौर पे ही आ गए, क्योंकि इनहेरिटेंस पब्लिक थी। तो जो एक्सेस बेस क्लास में थी, वही एक्सेस इनकी डिराइव क्लास में भी है। ठीक हो गया जी। तो अगर मैंने B3 का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने प्राइवेट को एक्सेस करना है डाटा मेंबर को, तो मैं ये दोनों पब्लिक फंक्शन जो इनहेरिट किए थे उनको यूज कर सकता हूँ। यानी कि जो पेरेंट क्लास है वो अपनी कुछ फंक्शनैलिटी अपनी डिराइव क्लासेस से भी हाइड कर सकती है, तो प्राइवेट जो है वो वहां पे काम करता है। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डाटा मेंबर्स, कि प्राइवेट मेंबर्स असल में तब डिफाइन करने चाहिए जब आप चाहते हैं कि इनहेरिटेंस रिलेशनशिप भी डिफाइन हो जाए, तब भी दूसरी क्लास इस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस ना करे। प्रोटेक्टेड तब डिफाइन करेंगे जब हम चाहते हैं कि हमारी सेम हायरार्की में जितनी भी क्लासेस आती हैं उनके लिए डाटा मेंबर एक्सेसिबल हो, लेकिन इनके अलावा कहीं पे भी मेन में या दूसरी क्लासेस में एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में डिफरेंस होता है। अब हम B3 के जो क्लास में ये इसका ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं कि ये कैसे यूज होगा। तो B3 का ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे, इसकी वैल्यूज 4, 5 एंड 6 सेट की। उसके बाद हमने ये B3 के 3 तरह से एक्सेस की। पहले हमने पब्लिक को एक्सेस किया तो हमें क्लियरली पता चला कि जो पब्लिक डाटा मेंबर एक क्लास आया था वो वाकई यहाँ पे पब्लिक है। ठीक है, तो एक्सेस हो गया। लेकिन जब प्रोटेक्टेड को एक्सेस किया तो वो एक्सेस नहीं होता, इट मीन्स कि वो भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। फिर हमने यहाँ पे प्राइवेट को चेंज करने के लिए वो जो पब्लिक डाटा मेंबर था, मेंबर फंक्शन था, उसको कॉल किया तो वो चेंज हो गया या वो रीड हो गया। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। तो ये क्लास A और क्लास B, ये दोनों हमें
उनके डाटा मेंबर्स समझ आ गए कि क्लास बी में जो इनहेरिटेंस हुई है पब्लिक पब्लिक रह गया, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रह गया, प्राइवेट जो है वो पब्लिक मेंबर्स के थ्रू एक्सेसिबल है, वरना एक्सेसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं क्लास बी के किसी फंक्शन में भी इसको कॉल करने की कोशिश करूँ या यूज़ करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखें मैंने इस कंस्ट्रक्टर में प्राइवेट इज इक्वल टू 6 लिखने की कोशिश की थी, तो ये भी एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे भी मैं सेट प्राइवेट का फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है? तो बी का जो अपना फंक्शन है कंस्ट्रक्टर या किसी भी और फंक्शन बी में अगर कोई डिफाइन होता है, तो उसमें प्राइवेट डाटा मेंबर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें अगर बेस क्लास में कोई एक एक्सेसर फंक्शन मौजूद है या म्यूटेटर फंक्शन मौजूद है, तो उसे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पब्लिक इनहेरिटेंस क्लियर हो गई। अब हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं, सेकंड टाइप। तो पब्लिक इनहेरिटेंस में ये था कि बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स की एक्सेस चेंज नहीं करनी, उसी एक्सेस के साथ लाना है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में ये है कि एक्सेस चेंज करनी है, जो कुछ भी बेस क्लास से डिराइव क्लास में आ रहा है उसे प्रोटेक्टेड बनाना है। तो जो पब्लिक आया वो भी प्रोटेक्टेड हो गया, जो प्रोटेक्टेड था वो पहले भी प्रोटेक्टेड था, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन जो प्राइवेट है उनके ऊपर रूल फिक्स्ड है, वो यहाँ पे हिडन होगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्लास C3 के अंदर जो पब्लिक मेंबर आया था वो भी प्राइवेट हो गया, वो भी प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चीज़ बड़ी ट्रिकी थी यहाँ पे कि हमारे पास जब हमने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किए, तो ये जो A3 का पब्लिक फंक्शन था वो भी यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड हो गया था। तो मैं अगर C3 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर C3 का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मेन में, तो उसके साथ डॉट लगा के मैं ये गेट प्राइवेट फंक्शन कॉल नहीं कर सकता। इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड थी तो ये फंक्शन प्रोटेक्टेड हो गया, तो मेन में एक्सेसिबल नहीं रहा। सी अब ये वो मैं थोड़ा सा आपको इन्स एंड आउट्स बता रहा हूँ कि जब ऐसा डिज़ाइन बने तो फिर कैसे इसको इस इशू को ओवरकम किया जाता है। तो फिर आप फंक्शन ओवरराइडिंग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज़ भी नज़र आ गया कि फंक्शन ओवरराइडिंग ऐसे ही नहीं है कि आपने आपको नाम ही नहीं सूझा कोई, तो आपने वही नाम रख दिया जो आपकी बेस क्लास में फंक्शन का नाम था। आपको फंक्शन ओवरराइडिंग की ज़रूरत ऐसे मौक़ों पे पड़ती है कि आपने कहा जी कि मैंने प्राइवेट कुछ डाटा था बेस क्लास में, वो इनहेरिट तो कर लिया है लेकिन उसको यूज़ करना है, तो फंक्शन का नाम क्या रखूँ? अब फंक्शन का नाम तो वही बनेगा जो आपने पहले सोचा था। मतलब नाम चेंज करने की तो सेंस नहीं बनती ना कि एक्सेस करना है वही प्राइवेट मेंबर को, तो मैं नाम इसका चेंज कर दूँ, स्पेलिंग चेंज कर दूँ। तो यहाँ पे आप फंक्शन ओवरराइड करेंगे, सेम सिग्नेचर के साथ एक फंक्शन बनाएँगे जिसकी सेंस बनती है डिज़ाइन में, इसी नाम से उस डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाहिए। अब ये पब्लिक फंक्शन C3 का है, तो C3 डॉट लगा के मैं इस पब्लिक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अब ये पब्लिक फंक्शन अपने प्रोटेक्टेड फंक्शन को जो बेस क्लास से इनहेरिट किया था उसको कॉल कर रहा है। ठीक है? तो दिस इज़ अ वर्क अराउंड कि अगर आपका कोई डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो बेस क्लास से आया डिराइव क्लास में, वो यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड हो गया या प्राइवेट हो गया, तो आप उसके ऊपर रैपर के तौर पे ओवरराइडेड फंक्शन लिख दें ताकि सेम नाम से फंक्शनैलिटी इस क्लास में एक्सेसिबल, इस क्लास के फंक्शन में इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल रहे। ठीक है? तो ये सेट और गेट के 2 फंक्शन मैंने सी क्लास में डाल दिए। अब हम सी क्लास को देख लेते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया यहाँ पे। अब अगर मैं सी क्लास की एक्सेस को देखूँ वो कैसे हो रही है, तो इसका पब्लिक मेंबर भी अब एक्सेस नहीं हो रहा। ये जो इसका पब्लिक मेंबर है ये भी अब यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड हो गया है। प्रोटेक्टेड तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड था, अभी भी प्रोटेक्टेड है, और ये जो पब्लिक फंक्शन था ये भी प्रोटेक्टेड हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे जब फंक्शन कॉल किया ओवरराइडेड फंक्शन, तो ये सी क्लास का ओवरराइडेड फंक्शन कॉल हुआ। जब ये ओवरराइडेड फंक्शन कॉल हुआ तो इससे मुझे वैल्यू मिल गई उस प्राइवेट डाटा की जो इनएक्सेसिबल था इस क्लास के अंदर। ठीक हो गया? तो दिस इज हाउ वी परफॉर्म दी और इम्प्लीमेंट दी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अच्छा, इसके बाद फाइनल हमारे पास आ गई प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस जैसे नाम से क्लियरली हमें समझ आ गया, हमें वो थीम समझ आ गई कि इनहेरिटेंस का नाम क्या बता रहा होता है। तो प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या बता रही होगी, अगर मुझे फाइज मलिक आप बताएं, टाइप करेंगे चैट विंडो में कि प्राइवेट इनहेरिटेंस फिर क्या होगी अगर हम इसी फ्लो में चलते जाएं। जी एग्जैक्टली, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर प्राइवेट डाटा मेंबर्स, बाकी दोनों टाइप्स जो हैं पब्लिक और प्रोटेक्टेड, उन दोनों को प्राइवेट कर देगी। तो जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं वो तो हिडन है, पहले ही पता था उन्हें, तो किसी भी इनहेरिटेंस में हम कोई नया रूल नहीं दे सकते, नई एक्सेस नहीं दे सकते। लेकिन जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स थे क्लास A3 में, वो D3 के अंदर आके प्राइवेट हो गए। अब इसका
मतलब क्या हुआ इसका नुकसान या इसका कोई फ़ायदा? हाज़िक अगर आप हैं तो आप बता सकते हैं? हाज़िक अगर आप अवेलेबल हैं तो आप इसका आंसर करें कि जब डी3 में आगे प्राइवेट हो गए तो उसका कोई फ़ायदा या नुकसान होगा? प्रोटेक्टेड हो जाते तो क्या था? हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस की ही क्यों है? जी, महमूद अमजद आपका आंसर ज़्यादा बेहतर है, एग्ज़ैक्टली ठीक नहीं लेकिन बेहतर है। हाज़िक आपका आंसर था कि व्हेन वी डोंट वांट द डिराइव्ड क्लास टू एक्सेस द पेरेंट क्लास डायरेक्टली। नहीं, ये डी3 के अंदर प्राइवेट होंगे, इनएक्सेसिबल नहीं होंगे। तो डी3 तो अपने फंक्शंस में इनको एक्सेस कर सकती है ना, जैसे यहाँ पे किया हुआ भी है फंक्शन को एक्सेस, देखें आप। तो जो महमूद अमजद आपका आंसर है कि फर्दर इनहेरिटेंस नहीं होगी, मतलब नहीं होगी वाली बात थोड़ी सी गलत होगी, लेकिन इनहेरिटेंस तो डी3 से आप आगे अगर करना चाहें, फर्दर कोई क्लास डी3 से इनहेरिट करें, तो जो कुछ अब तक डी3 के पास आया था ये आगे पास ऑन हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कोई अगर मैं ई क्लास बनाता तो उस ई क्लास के अंदर जो जब डी क्लास इनहेरिट होके आएगी तो सब कुछ हिडन होगा। ठीक है, तो क्योंकि प्राइवेट होके इसके पास आया है। ठीक है, तो ये जो सब कुछ ए3 ने इसको दिया था वो सब कुछ हिडन हो जाएगा आगे इनहेरिटेंस में। हाँ, लेकिन डी3 के अपने जो यहाँ पे डिफाइंड फंक्शनैलिटी है जो कि पब्लिक भी है एंड सो ऑन, वो आगे सिर्फ जाएगी एज विजिबल। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे जो डी3 में डिफाइंड है पब्लिक में या प्रोटेक्टेड में, वो आगे इससे अगली हायरार्की में अगर कोई क्लास आ जाती है ए3 उसके लिए विजिबल होगी। ए3 से लेके अब तक जितनी भी फंक्शनैलिटी डी3 में आई थी वो सारी हिडन हो गई आगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस में आप एक जगह पे आगे ब्रेक लगाना चाह रहे हैं कि ऊपर से आने वाले सारे डाटा मेंबर फंक्शन यहाँ से आगे हिडन हो जाए। अब जो कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड करने वो इस डी3 क्लास ने आगे प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो समटाइम्स यू वांट कि आपने जो फंक्शनैलिटी पहले वाली क्लासेस में प्रोवाइड की थी वो कुछ ऐसे यूज़ हो रही थी कि इस डी3 ने उनको मिक्सअप करना है और कोई नई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देनी है। तो आप पुराने सारे फंक्शंस को, सारे डाटा मेंबर्स को हाइड कर दें और डी3 को कहें जनाब आप अपने इंटरफेसेस प्रोवाइड कर दें, जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अब आगे वाली क्लासेस को वैसे इम्प्लीमेंटेशन नज़र आएगी। ठीक है जी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होगी। अच्छा, तो अब डी का ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमारे पास वो ना पब्लिक को यूज़ कर पा रहा है, ना प्रोटेक्टेड को, ना ये जो मेंबर था प्राइवेट बन गया था इनको एक्सेस कर पा रहा है, कर पा रहा है, लेकिन इसने जो अपने फंक्शन डिफाइन किए थे उनको अब यूज़ कर सकते हैं। इसने अपने दो पब्लिक फंक्शन डिफाइन किए थे, तो अब डी से आगे या डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू वही फंक्शनैलिटी एक्सेसिबल है मेन के अंदर जो डी ने खुद प्रोवाइड की है। अच्छा देखें, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरह एग्जांपल के तौर में देता हूँ कि आपने कोई क्लास बनाई फॉर एग्जांपल मे बी किसी प्रिमिटिव डाटा टाइप के ऊपर आपने कोई रैपर लिख दिया ना। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देना चाहता स्ट्रिंग क्लास की। आपने स्ट्रिंग क्लास बनाई और आपने सोचा कि ये जो स्ट्रिंग क्लास है ना इसमें मैं फॉर एग्जांपल सी की जो सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी है उसको पूरा का पूरा यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मे बी सी स्ट्रिंग की रहते से कोई क्लास बनी होती। आप करते ये कि जो सी स्ट्रिंग क्लास है वहां से इसको इनहेरिट कर लेते प्राइवेटली। अब आपकी जो स्ट्रिंग क्लास है उस स्ट्रिंग क्लास के अंदर सी स्ट्रिंग से आ तो सब कुछ गया है, लेकिन आपकी स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट से कोई सी स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल नहीं कर सकता। अब आप यहाँ पे अपने फंक्शन लिख लेंगे, अच्छा मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो फंक्शन यूज़र को प्रोवाइडेड हो मेरी क्लास के थ्रू वो सिर्फ होना चाहिए मे बी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉपी ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट, मे बी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह की दो चार चीज़ें आपने दी, बाकी सब कुछ आपने यहाँ पे रोक लिया।
ठीक है, तो कभी-कभी ऐसे सिनेरियोज़ आपको रिक्वायर्ड होंगे कि आप चाह रहे हैं कि आप एक स्पेशलाइज़्ड क्लास बना रहे हैं और पहले जितनी भी पब्लिक फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल थी, उन सबको आपने रोक देना है और इससे आगे जब भी ये वाला ऑब्जेक्ट या इससे आगे इनहेरिटेंस हो, तो पुरानी फंक्शनैलिटी बिल्कुल हिडन हो जाए, जैसे मैंने इंटरफ़ेस प्रोवाइड किया, सिर्फ़ ये वाली फंक्शनैलिटी आगे जानी चाहिए। ठीक है? तो ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सेस का भी बता दिया कि कंट्रोल हो चुकी है। अब ये सिर्फ़ ये देखें 2 पब्लिक वाले फंक्शन जो इस क्लास ने डिफ़ाइन किए, वो अब मेन में भी अवेलेबल वही हैं और अगर मैं इनहेरिटेंस भी कर लूँगा आगे इस क्लास की, तब भी यही 2 फंक्शन आगे जाएँगे, नज़र जो विज़िबल होंगे। बाकी सब कुछ हिडन हो चुका होगा। अच्छा, फिर मैंने ये आखिरी जो लाइन है ये सिर्फ़ वैसे ही दिखाने के लिए था कि साइज़ क्या है इन ऑब्जेक्ट्स का। तो अगर आप देखें तो ये कंपोज़िशन से डिफरेंशिएट करने के लिए था कि यहाँ पे जो A3 ऑब्जेक्ट है, ये 3 डाटा मेंबर जो कंटेन कर, जब इनहेरिटेंस होगी तो वो 3 डाटा मेंबर्स अब आपने ऐसे नहीं कहना कि वो A3 के डाटा मेंबर्स थे। B3 के डाटा मेंबर्स बन गए। इसी तरह C3 के डाटा मेंबर्स बन गए। इसी तरह D3 के डाटा मेंबर्स बन गए। तो यहाँ पे साइज़ आप चेक करें तो सारी क्लासेस का साइज़ वही 3 इंटीजर्स यानी कि 12 बाइट्स आएगा। ठीक है? तो इसको रन करके मैं आपको जल्दी से आउटपुट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, तो जो इस वक़्त ऑनलाइन कंपाइलर है, तो इस ऑनलाइन कंपाइलर जो इसमें शेयरिंग हो रही है, तो कोई और लोग भी अगर यूज़ करें तो इसलिए मेरे प्रोसेस को टाइम नहीं मिला। ठीक है जी, आउटपुट आ गई। तो ये कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो रहे हैं। सबसे पहले अच्छा, ये मैं मैसेज में टाइप करके आपको भेजता हूँ, ये जो आउटपुट है। आप लोग ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे इस तरह की आउटपुट बनी है। ठीक है जी? चलिए जी। ये आउटपुट कैसे बनी? मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, ए, बी, सी एंड डी। आप लोग इसका ये जो सीक्वेंस बना है कंस्ट्रक्टर्स का, ये बताएंगे। सबसे पहले 2 दफ़ा ए क्यों आ रहा है फिर? फैज़ान? अवैस आप इसका आंसर देंगे, बाकी लोग अभी टाइप नहीं करेंगे आंसर, ठीक है? अवैस नासिर, आप ये आंसर ज़रा टाइप करें कि ये जो लिस्ट है इस सीक्वेंस में, ये मैसेज है हर कंस्ट्रक्टर के अंदर। ए के कंस्ट्रक्टर में भी मैसेज है, बी के कंस्ट्रक्टर में भी मैसेज है, सी के में भी, और इस तरह सारे कंस्ट्रक्टर्स में अपने-अपने मैसेजेस हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और यहाँ पे मेरे पास 7 मैसेजेस आए हैं। कैसे? अभी बाकी लोग मैसेज नहीं करेंगे। अवैस नासिर, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप ज़रा ये रिस्पॉन्ड करें। अगर समझ आती है तो रिस्पॉन्ड करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्वेश्चन लिखेंगे आप। वैसे अगर आप अवेलेबल हैं तो एटलीस्ट यस लिख दें, और अगर आप नहीं अवेलेबल हैं तो मैं फिर आपको एब्सेंट मार्क करूँगा। अच्छा, कोई और अब आंसर करना चाहे? मे बी गुफरान आप बताएँ कि ये कैसे हुआ था? वैसे आपने इसको समझना है, ठीक है? जी, अच्छा, सबसे पहला ए जो प्रिंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, अगर आप देखें अ, मेन में अगर आप देखें तो सबसे पहले ये ए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, ए क्लास का, तो इसका अपना कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट है बी क्लास का जी। तो गुफरान का आंसर है कि बी का ऑब्जेक्ट बना तो उसके लिए पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, फिर बी का। तो जब भी किसी इनहेरिटेड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो वो पहले अपनी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। तो बी का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसने पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर अपना कंस्ट्रक्टर। तो इसीलिए मैसेज जो आया वो आया, पहले ए का मैसेज आया, फिर बी का मैसेज आया। तो सिमिलरली सी और डी ने भी इसी तरह से किया कि जब सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो पहले सी ने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, फिर सी का दोबारा कॉल हुआ।
तो डी का जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो उसने पहले ए अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और फिर डी का अपना कंस्ट्रक्टर। तो इसलिए हर कंस्ट्रक्टर बी सी डी के कंस्ट्रक्टर्स ने 2 कॉल्स की, एक ए के लिए और एक अपने लिए। ठीक है? गुफरान आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, तो इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हुए हमारी मीटिंग का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है 40 मिनट्स वाला। तो दोबारा जॉइन करेंगे, ठीक है? बस ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। इसके बाद जो मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं वो मैसेजेस सिंपल वही थे जो हमने डिस्प्ले किए थे। ये जो सबसे पहला 3 है 364 का, ये 3 था वो जो हमने ऑब्जेक्ट ए का पब्लिक मेंबर एक्सेस किया था तो उसकी वैल्यू 3 थी। फिर उसके बाद ये जो 6 है ये क्लास बी का पब्लिक मेंबर है, उसकी वैल्यू 6 थी। और ये 4 जो है ये हमने क्लास बी के ऑब्जेक्ट से प्राइवेट मेंबर को कॉल किया था, वो जो फंक्शन था उसके थ्रू रीड किया था। तो ये इसको उसकी वैल्यू 4 मिली थी। ठीक है? उसके बाद हमने सी क्लास का गेट का फंक्शन कॉल कर लिया था क्योंकि सी में सब कुछ प्रोटेक्टेड हो गया था। तो हमने वो जो गेटर और सेटर सी में लिखा था हमने उसको कॉल किया, तो वो ओवरराइडेड का मैसेज आया कि ओवरराइडेड फंक्शन कॉल हुए और उसने जो रिटर्न किया था वो ये 7 रिटर्न किया था। ठीक है? उसके बाद हमने डी ऑब्जेक्ट जो था उसका ओवरराइडेड फंक्शन सेट का कॉल किया था जिसने 0 सेट की थी वैल्यू। उसका मैसेज आया और जो 0 वैल्यू सेट हुई थी वो 0 वैल्यू यहाँ पे बाद में जब हमने डिस्प्ले किया तो वो डिस्प्ले की। ठीक है? तो ये 0 वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई। अच्छा जी, उसके बाद ये साइज प्रिंट हो रहा है चारों ऑब्जेक्ट का 12। और उसके बाद डिस्ट्रक्टर जो कॉल हो रहे हैं उनका सीक्वेंस रिवर्स सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल हुए थे उसके एग्जैक्टली रिवर्स में डिस्ट्रक्टर कॉल होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये जो पहली एग्जांपल है कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि इनहेरिटेंस की टाइप्स क्या क्या होती है। ठीक है? पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस। और ये जो इनहेरिटेंस की टाइप होती है दिस इज द सेकंड लेवल टू कंट्रोल दी एक्सेस ऑफ डाटा मेंबर्स इन दी न्यू क्लास। ठीक है? पहली एक्सेस लेवल जो था वो पेरेंट क्लास में था। साइज वाला सिंपल मैं ये कहता कि 3 डाटा मेंबर्स क्लास ए में जो बने थे, यही 3 डाटा मेंबर्स अब हर क्लास का पार्ट है। आगे बी ने इनहेरिट किए, सी ने भी इनहेरिट किए, डी ने भी इनहेरिट किए, तो सबके पास ये 3 डाटा मेंबर्स हैं। तो साइज सबका जो है वो 3 इंटीजर्स यानी कि 12 बाइट है। मैंने यहाँ पे एंड पे मेन के अंदर ये सी आउट किया था, साइज ऑफ ए, साइज ऑफ बी, साइज ऑफ सी, साइज ऑफ डी। तो चारों का साइज जो आया वो चारों का साइज आया हमारे पास आउटपुट में 12। ठीक है? तो ये 12 12 12 12 ये चारों ऑब्जेक्ट्स का साइज है। ठीक है? चारों के पास 3 इंटीजर्स हैं। इज इट नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, मतलब? ठीक है, आपका क्वेश्चन जो मुझे समझ आ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने इनहेरिटेंस प्राइवेट कर दी तो सब कुछ हिडन हो गया। तो यही दिखाना था यहाँ पे कि हिडन होने के बावजूद वो इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी का पार्ट जरूर है, इनएक्सेसिबल है, क्योंकि हम उसे पब्लिक फंक्शंस कॉल करके रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है? तो जब हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस भी की तो डी का साइज में वो सारे के सारे मेंबर्स जो हिडन हो गए थे वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है? वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सारी इनहेरिटेंस के अंदर जो हिडन हो गया था प्राइवेट वाला डाटा मेंबर वो तब भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट बी के अंदर भी वो 4 बाइट्स प्राइवेट वाली है, ऑब्जेक्ट सी के अंदर भी 4 बाइट्स प्राइवेट वाली मौजूद है और डी के अंदर भी वो 4 बाइट्स ऑब्जेक्ट वाली प्राइवेट वाली मौजूद है। अगर आप इनफैक्ट जो आपके पास प्राइवेट इनहेरिटेंस हुई थी डी क्लास के ऑब्जेक्ट में, अगर डी से आगे ई क्लास इनहेरिट कर लेंगे उसके अंदर तो सब कुछ हिडन होगा लेकिन ये 12 बाइट्स उसका साइज भी होगा क्योंकि डाटा मेंबर उसकी मेमोरी में चले गए हैं, सिर्फ इनएक्सेसिबल है। तो अगर डी क्लास उसके ऊपर कोई रैपर लिख दे, कोई फंक्शन लिख दे जो कि उसको एक्सेस करते हैं और फंक्शन ई क्लास में चले जाएं तो ई क्लास उनको कॉल करके ये मेमोरी रीड कर सकती है। ठीक है जी साकिब? जी हाँ, यही एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि जो भी इनहेरिटेंस करते हैं प्राइवेट मेंबर हिडन जरूर होते हैं लेकिन मेमोरी का पार्ट होते हैं। तभी तो मैं वो जो पब्लिक फंक्शन लिखा था ए क्लास में उसको कॉल करता हूँ तो डाटा मिल जाता है। ठीक है? अगर आप मेन में देखें तो मेन में मैंने कई दफ़ा ये अ, अगर आप बी बी वाले ऑब्जेक्ट को ही देखें तो बी वाले ऑब्जेक्ट ने ये गेट प्राइवेट का फंक्शन कॉल किया था। इस फंक्शन ने रीड किया